respected teachers, guests, my dear students, members of the staff, आज ॾाढी ख़ुशी जो ॾींहुं आहे कि असां सिंध जो कल्चरल डे, सिंध जो सकाफ़त जो ॾींहुं हिते मल्हाए थो। ऐं जेके बाबा असांजे गॾु उर्दू स्पीकिंग, पंजाबी स्पीकिंग, सराइकी स्पीकिंग, पश्तो स्पीकिंग स्टूडेंट्स हिते आहिनि। ऐं दिस इज़ द ब्यूटी। अगर डाइवर्सिटी देखी जाए तो लोग आर्टिफिशियल डाइवर्सिटी क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैनेडा में जेका माइग्रेशन कराए चुटन माण्हू की काफ़ी माण्हू की माइग्रेशन कराए उते जेके पॉपुलेशन है उनमें पाकिस्तानी इंडियन अफ्रीकन उनकी तादाद है। इंग्लैंड में ऑलमोस्ट 10% ऑफ द पॉपुलेशन हैज बीन माइग्रेटेड। तो लोग जो है वो माइग्रेशन कराते हैं ताकि डाइवर्सिटी क्रिएट हो, क्योंकि नो पॉपुलेशन ग्रोज एज वेल एज ए डाइवर्स सोसाइटी। जब अपनी ही कौम जहाँ बसती है वहाँ प्रोग्रेस बहुत स्लो होती है, तरक्की बड़ी स्लो होती है। लिहाजा ये हमारी अच्छी बात है कि यहाँ पर इतनी डाइवर्सिटी मौजूद है। कल्चरल डे है। अच्छा, सिंध जो है इसकी एक अलग खुसूसियत है। अबाउट मोर देन जस्ट about 75 years ago, when India was divided, lot of people came to various parts. जैसे मेरे दादा दादी, नाना नानी, मेरे वालिद, मेरी वालदा, मेरी खालाएं, फूफी, चचा, ये सब जब वहाँ से चले तो ये मेरे जो वालिद साहब की जो थे वो सारे के सारे आके यहाँ पर आबाद हुए हैदराबाद में। और एक राहत जो है जो बैठे पाँच लोग बैठे हैं, आप शायद यंग जनरेशन को उतना पता ना हो, रिसाला रोड पे एक राहत सिनेमा होता था। उस राहत सिनेमा के सामने, अब तो हम शॉपिंग मॉल बन गए, उसके सामने फर्स्ट फ्लोर पर एक छोटा सा मकान था जिसको कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को अलाउड हो, वो वहाँ पे रहे। मेरे दादा जो थे वो बहुत बड़े आलिम थे और बहुत पढ़े लिखे थे, बल्कि उनके बड़े भाई जो हैं वो पूरे बिहार में पहले थे जो कि इन्होंने बीए किया था। उन्होंने 1898 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी से बीए किया। उसके बाद दूसरे नंबर पर मेरे दादा ने किया। तो ये दोनों भाई थे। और मैं जब इंग्लैंड में ब्रिटिश लाइब्रेरी में गया लंदन में, तो वहाँ पर एक किताब पढ़ी थी, हु इज हु इन इंडिया 1930 से। उसमें इन दोनों का जिक्र था, जिसमें इंडिया के टॉप लोगों का जिक्र था मुख्तलिफ फील्ड्स के। तो उसमें मेरे दोनों दादाओं का जिक्र था उसके अंदर। तो मैं ये बता रहा था कि मीर रसूल बख्श तालपुर और उनके भाई, क्या नाम था उनके भाई, मीर अली वतन, ये दोनों हमारे घर आ गए थे। मैं उसको छोटा था, ये 1960 की बात। तो एक दिन मेरी उनकी बातें मुझे समझ में नहीं आती, लेकिन एक दिन इनमें से एक भाई ने मेरे दादा से कहा कि पाकिस्तान बनने का किसी को फायदा हुआ हो ना हुआ, हमें बहुत फायदा हुआ। तो दादा ने उनसे कहा क्या फायदा हुआ? पहले जो हमारे सवाल होते थे, हम बहुत से भाई आपस में बात करते थे, फिर शहरों जाके लोगों से पूछते थे और जवाब जमा करते थे। लेकिन अब ये फायदा हुआ है कि हम आपके पास आते हैं और सारे जवाब उनको यहीं से मिल जाते हैं। तो दैट वाज इन अर्ली 60s। एंड मतलब आप ये देखिए कि सिंध की धरती एक ऐसी धरती है। अब देखिए मिसाल के तौर पे गाजी साहब का जो मज़ार है लिफ्टन में, वो मज़ार आप देखें कि वो कोई मतलब यहाँ थोड़ी पैदा हुए, वो भी अरब का है। शहबाज सलंदर जो थे वो भी बात, इसने हमेशा वेलकम किया, हमेशा। आई हैव नॉट सीन, ये मैं बिल्कुल ईमानदारी से कह रहा हूँ, इनकी एक अलग सकाफत जो है अलग है। किस तरह से अलग है? वो इस तरह से अलग है कि जो
मोहब्बतें इसने बाहर से आने वालों को दी और जिस तरह उनको वेलकम किया, वैसा वेलकम मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा। हर जगह पे कुछ ना कुछ तासुर, कुछ ना कुछ रैनियत का माहौल रहा, लेकिन यहाँ पर जो है, जो खास तौर पे हमने खास हैदराबाद में देखी चीजें, उसमें एक ऐसी मोहब्बत का पहलू था और ऐसा हो रहा कि जैसा कि सिर्फ पाकिस्तानी दुनिया में कहीं नहीं, और दिल से मोहब्बत की और दिल से अपनाया। मुझे तो अपने बचपन की चीजें याद है कि उस जमाने में हैदराबाद में एक मौला अली कदम होता है जगह, वहां पर एक चाचा बैठते थे, बड़े जुनूनी आदमी थे, बहुत डांटते डपटते थे लोग। एक दिन वो मेरे घर आए, जाहिर से वो सिंधी स्पीकिंग थे, तो बैठे थे तो दादा के पास, मैं चाय गई, मैं थोड़ा सा था, मुझे पता नहीं समझ में आया नहीं आया, मैं जाके उसकी चाय में उठा के उसमें मुस्कू लगा दी। तो दादा कह रहे भाई दूसरी चाय लेके आओगे, चाचा की चाय में उसके मुँह लगा दी। तो उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, दूसरी चाय नहीं, मैं यही चाय पीऊंगा। अब ये चाय मेरी बड़ी कीमती हो गई है, क्योंकि ये तो हमारा खून है, वो भी शायद सैयद है, उन्होंने तो मेरा खून है, ये तो मेरे लिए बड़ी इज्जत की बात है कि मैं इसको, वो बड़े हालांकि बड़े जलाली मशहूर है, किसी को हाथ लगाने भी नहीं देते थे, लेकिन उन्होंने मेरी चखी हुई चाय जो है उन्होंने इस मोहब्बत से पी के, आप देखें कि आज आफ्टर मोर देन 50 years आई स्टिल रिमेंबर इट। ये उनका जो रवैया था मुझे अभी तक याद है कि किस तरह से था। इसी तरह से आसपास जितने घर थे, विपो खास आने के बाद यहाँ कॉन्वेंट स्कूल में मैंने पढ़ा, फिर पब्लिक स्कूल हैदराबाद में पढ़ा, तो ये तो मुझे नालायकी है, मुझे सीधी सुखी ना है, पर माँ जेके जिंदगी का बेशतर हिस्सा कराची या कराची सब खपोए इंग्लैंड में बसत थे, माँ पेशेंट सां सिंधी में ॻाल्हाए सघे थो, पर जेके मुंहिंजी पाण सिंधी आहे। अच्छा, शायरी का मुझे शौक है, सिंधी शाह लतीफ़ साहब का पूरा बैत जो है मैंने पढ़ा है, रईस समरोवी के तर्जुमे के साथ। अब ये देखो कि आर्टिफिशियली लगाया जाता है। 1970s के शुरू में जब पीस पार्टी हुकूमत आई तो एक झगड़ा हुआ, उर्दू स्पीकिंग और सिंधी स्पीकिंग झगड़ा कराया गया। उसमें क्या हुआ कि रईस समरोवी ने एक लिखा जो उर्दू का जनाजा है बड़े धूम से नीचे, वो नस्ल लिखी कि भाई ये उर्दू को दबाया जा रहा है। लेकिन यही रईस समरोवी है, इनकी किताब के अंदर एक वाक़या है। वो वाक़या क्या है कि मैं या बेटा और से सुनो, ये तारीखी बातें ये आपको इकट्ठे नहीं मिली कहीं पे एक बात कहीं दूसरी बात, मैं आपके सामने वो पेश कर रहा हूँ चीजें जिससे कि आपको अपना कल्चर, सकाफती दिन मिलाया, कपड़े पहने, तालियां बजाई, केक काटा, चले गए, तो वहाँ कदर नहीं होता जब तक कि इसको समझो नहीं। और बेशक आपकी मदर टंग पंजाबी हो, बेशक आपकी मदर टंग पश्तो, लेकिन आपको ये बातें समझनी चाहिए कि ये पाकिस्तान, देयर इज नो पाकिस्तान विदाउट सिंध। तो अगर आप पाकिस्तानी हैं तो ये बातें आपको समझनी पड़ेगी। सिंध के अंदर क्या हुआ कि उस जमाने में रईस समरोवी ने खुद लिखाई और मैंने खुद उनके मुंह से भी सुना कि जब ये कराची पहुंचे पार्टीशन के बाद, तो ये भाई लोग बड़े परेशान थे। ये रईस समरोवी थे, इनके सईद मोहम्मद अब्बास थे, सईद मोहम्मद तकी थे, जॉन एरिया, ये भाई थे चार। तो ये चारों भाई जो है वो मतलब जाहिर है कि वहाँ पे कैंप में इनको जगह मिली, उसका एक मूवी का कथा भी छपा था कि अलाट बंदा हुआ और न कारखाना मिला, पनाहगीर को फुटपाथ पर ठिकाना मिला। तो फुटपाथ से उठ के ये जो है वो जा रहे थे, इन्होंने देखा कि एक बंगला है, उसके ऊपर लिखा हुआ है सैयद हाउस। तो इन्होंने कहा सैयद तो होंगी, खटराव देखो कौन क्या होता है। उन्होंने खटखटाया तो उन्होंने अंदर से साहब निकले और उन्होंने कहा कि जी हम भी सैयद हैं और आपका देखा तो हमने कहा आप इस्लाम करें, हम इंडिया से आए, घरा हुआ रही हमारी फैमिली वहाँ पड़ी। तो उन साहब ने कहा कि यार अपनी फैमिली को तो लेकर आए आप यहाँ पर,
ये मेरे पास पीछे जगह है, यहाँ पे आप ठहरे और जब तक आपका कोई इंतजाम नहीं हो जाता आप यही रहें। तो वो आगे अपने अपने घर वालों को लेके उधर ही उन्होंने कयाम डाल दिया और वहां वो रहे। अब वो पता है किसका घर था, ये रही सब मूवी तो लिखा है, आप गैस करें वो घर किसका था, वो डीएम सैयद का घर, डीएम सैयद का। और 70s की तहरीक में जो सिंध की तरफ से सबसे आगे थे वो डीएम सैयद थे और उर्दू स्पीकिंग में वो भी। तो इस तरह से ऐसे लोगों को आपस में लड़ाया जो मसनूई लड़ाई थी, इसका कोई लेना देना नहीं था हकीकतों से। और मतलब ये कि अगर आप दिल की बात देखें तो कोई ऐसी चीज नहीं जिसके अंदर मतलब कोई तदाद पैदा हो मुख्तलिफ कौमियतों के दरमियान में। मैं एक और सवाल अपने बच्चों से करता हूँ, एक सवाल का जवाब दो। अच्छा, सिंध जो है वो पहले यहाँ तक मुल्तान भी सिंध का हिस्सा था, वो पता ही बात। मुल्तान वॉज ए पार्ट ऑफ सिंध, डेरा गाजी खान वॉज ए पार्ट ऑफ सिंध, भावलपुर वॉज ए पार्ट ऑफ सिंध। भावलपुर तो स्टेट थी मगर उसके इर्द इलाके तो सिंध के हिस्सा। तो एक वक्त ऐसा था, तो जब ये बल्कि जब ये आए अपने गाजी साहब जो बाद में शहीद हुए, तो ये वहाँ पर अरब हुकूमत से भाग के आए, वो उनको कत्ल कराना चाहते थे, तो अपने बच्चों को लेकर आए। तो मुल्तान में जब ये पहुंचे तो मुल्तान में क्या हुआ कि उनको वहाँ पे मालपुआ के साथ दुकानें बंद, मतलब जो बादशाह की जो बेटी है वो बहुत बीमार है, बादशाह की बेटी जो है वो काफी बीमार है। थोड़ी सी मैं तनकीद ले रहा हूँ इसलिए कि ये बातें बेटा जरूरी है, हर एक को समझना, फिर आपको बताएगा नहीं बातें, क्योंकि अब ऐसी बातें करने वाले लोग जो है वो बहुत कम रहेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप तक ये बातें आज पहुँच जाए, ये हमारे ऊपर कर्ज है, एज ए टीचर हमारे ऊपर कर्ज है कि हम आपको सच्चाइयाँ बताएं। तो वो उन्होंने कहा बादशाह की बेटी बीमार है, तो उन्होंने कहा कि कुछ ना कुछ सिर्फ हमको भी आती है तो हमें भी ले चलो उनके पास। तो वो उनको लेके बादशाह की बेटी के पास भेज गए, उन्होंने इलाज किया, बादशाह को ठीक हो गए। जब वो ठीक हो गई बेटी तो उन्होंने बादशाह ने कहा आप हमारे साथ में, अच्छा हमारे साथ रहे। तो वहां से फिर जो वो थे जिनसे बच के भागे थे उन्होंने लोग बहुत भिजवाए कि भाई हमारे हवाले हो, बादशाह ने ये तो नहीं हुआ। फिर हमला हुआ तो बादशाह ने कहा कि हम आपके साथ रहेंगे, उन्होंने कहा हमें हवाले कर दो, ठीक है तुम लोग हुकूमत बचाओ अपनी जाने बचाओ। उन्होंने कहा नहीं, आप हम सिर्फ वो कैसे थे कि उन्होंने कहा कि हम सिंध के मेहमान नवाज लोग हैं, हम अपने मेहमानों को सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए दुश्मनों के हवाले नहीं करेंगे जब वो बेकसूर भी है। तो लड़ते उन्होंने सब वही वो शहीद हुए और वहीं उनका फिर बाजार बना वो कराची। तो ये सिंध की सकाफत का और एक वो है कि मेहमान नवाजी का एक सिलसिला है जो कि मैं खुद इसका शाहिद हूँ। मैं तो नहीं था उस वक्त, लेकिन मेरे वालिदैन तो थे, इन्होंने यहाँ पे पढ़ा ली और जिन्होंने उनके साथ अच्छे से अच्छा सलूक किया गया। और हकीकत ये है कि मैं तो दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में शायद ही कोई जगह दुनिया की जहाँ पे मैं ना पहुँचा हूँ, लेकिन जो बात मैंने सिंध में देखी ना वो ये हकीकत है, खुदा का बात। मैं झूठा आदमी वैसे ही झूठ नहीं बोलता हूँ, ना मुझे किसी को खुश करने के लिए झूठ बोलता हूँ, न कि उसके लिए जो बात कहता हूँ सच बोलता हूँ। और सच बोलता और कसम तो कभी झूठी नहीं करता, लेकिन खुदा गवाह है कि जो मैंने सिंध के लोग देखे, कितने प्यारे लोग, उनकी खूबसूरत है वो मैंने कहीं नहीं देखी। बड़े बड़े इंसान के अंदर ताज्जुब और पता नहीं क्या क्या नफरत और खुदगर्जी के जज्बात ऐसे भर गए। और ये लेकिन यहाँ के लोग बड़ी मोहब्बत करने वाले, ये इनकी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन कभी कभी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। क्या अब एक बात का जवाब, स्टूडेंट बैठे हैं ना, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आज से कल मैं बच्चों को बता रहा था, कल के किससे मैं बात कर रहे हैं, कौन कौन है वो लोग जिनसे यहाँ बात कर रहा था, इनसे इनको मैं बता रहा था कि तहजीब जो शुरू हुई बाकायदा वो 5 से 7,000 साल पहले शुरू। और लुइस मॉर्गन की किताब मैंने इनको बताई कि उसको पढ़ो, जिसका नाम है एंशिएंट सोसाइटी, या फ्रेडरिक एंजल्स की किताब है उसका नाम है
द ओरिजिन ऑफ फैमिली, स्टेट एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी, बड़ी बड़ी किताबें हैं। और ये वो बातें हैं जो कि जानबूझकर नहीं बताई जाती नौजवान नस्ल को, लेकिन इसको जाने बगैर ना आप सकाफत समझ सकते हैं, ना आप जोग्राफिया समझ सकते हैं, ना आप इंसान की तरक्की समझ सकते हैं, ना दुनिया का रवाज समझ सकते हैं। क्योंकि देखो ना, ये बताओ मुझे कि अगर तुम्हारी जिंदगी आज से शुरू हो और पीछे वाले सब खत्म हो गए तो तुम कितनी चीजों से महरूम हो जाओ। आपकी तो मुंसलिक है ना, आपका आज जो है वो आज तक आपने जो दिन गुजारे हैं वो सबसे मुंसलिक है, उनसे मिला के आपका आज बनता है। तो इसी तरह से जो है वो मेरा एक और तकलीफ चल रही है। तो इसी तरह से जो है वो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप इन चीज़ों को नहीं समझेंगे और खुदा न खास्ता समझे बगैर दुनिया से चले गए तो आपको दुनिया की समझ ही नहीं आएगी कि क्या है। इसलिए हर बच्चे के ऊपर ये पढ़े लिखे इंसान पे फर्ज है कि इन बातों को समझे। मैं ऐसा करता हूँ कि मेरे पास मैंने एक मजमून लिखा है इस मजमून पे, वो मैं शेयर करता हूँ आज अपने स्टेटस पे। चंद पेज है उसमें, 5-6 पेज है, वो जरा सा वो पढ़ना, उसमें सब तफसील दी हुई है, वो बड़ा लंबा हो जाएगा तो मैं उस पूरे पे कह, लेकिन इतना मैं बता दूँ कि जब प्राइवेट प्रॉपर्टी शुरू हुई तो फैमिली का स्ट्रक्चर भी बदला, स्टेट का स्ट्रक्चर भी बदला, मतलब ममालिक कब बने, जब प्राइवेट प्रॉपर्टी वजूद में है उसके बाद ममालिक बने। उससे पहले मुल्कों की वो किसी थी नहीं, उससे पहले बहुत सारी चीजें जो थी वो फैमिली वैसे नहीं थी। ये नहीं होता, ये मतलब मैं, ये क्या है, टोपी है, किसकी टोपी है, ये किसकी टोपी है, आपकी। उससे पहले आपकी टोपी नहीं होती, मेरी टोपी नहीं होती, उससे पहले हमारी टोपी होती। 15 से 40 लोगों का एक हिस्सा होता था जो साथ रहता था, जब से इंसान साथ रहता था और उसको जन्म कहते थे, और वो साथ मूव करते थे। जहाँ पे खाने की चीजें खत्म हो गई, यहाँ पे सब फल खा लिए वाले ह्यूमन बीइंग वाज माइग्रेटिंग, वो माइग्रेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। और वो जो है वो 15 से 40 लोगों के बीच में जो वो सब मुश्तरका होती, मेरी कोई चीज नहीं होती। जब प्राइवेट पर जब ये हुआ कि ये मेरी जमीन, मेरा घर, मेरे कपड़े, मेरा बैंक अकाउंट, उसके बाद फैमिली का स्ट्रक्चर भी चेंज हुआ और हुकूमतों का भी नया सूरत में आया। वो मैं कभी इंशाल्लाह मैं कहूँगा आप पढ़िएगा, उसमें समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा तो किसी और मौके पे बैठ के तफसील से इसको बताएंगे। तो उस वक्त 4 तहजीब, 4 दरियाओं के किनारे बैक वक्त तहजीब शुरू, 4 दरियाओं के किनारे। कौन सी दरिया थी? एक तो दरिया नील थी, मिस्र है, एक मेसोपोटामिया की तहजीब जो दरिया फरात के किनारे कायम हुई, एक चाइना में थी हुआंगफू रिवर जिसको येलो रिवर कहते हैं, उसके किनारे, और एक थी मेहरान के किनारे, दरिया सिंध के किनारे। ये 4 बड़ी तहजीबें थी जो कि उस वक्त, और इन 4 ये अजीब अच्छा छोटी छोटी थी, बन गई थी उधर, मगर 4 कहते हैं ये बड़ी सुपर पावर, सबसे एडवांस चीजें ये थी। तो मैं आपसे पूछता हूं कि इन 5000 सालों में क्या मुसीबत पड़ी कि आज दुनिया के जो भी आप उठा लें, हम सबसे पीछे, अदलिया तो पीछे, नॉलेज में से तो पीछे, बेहतर तरीके इल्म तालीम है तो उसमें पीछे। ये क्या हुआ हमारे साथ 5000 साल में? ये हमने अपने सिंह को क्या कर दिया भाई, और किसने कर दिया? ये जो बच्चे बैठे हुए, जमीन जो है, जमीन को आप उस पर बसने वालों से अलग करके नहीं देख सकते, और ना बसने वालों को जमीन से अलग करके देख सकते हैं। तो ये जो बच्चे हैं
अगर परसों इनकी तालीम थोड़ा कम रह गई है तो ये किसने किया? कौन इनको पीछे ले गया? कौन इस सिंह को पीछे ले गया और कैसे हुआ? सोचने की बात तो है ना यार। आपके अगर पर्स में से कोई 1000 का नोट निकाल ले तो आप परेशान हो जाते हैं, क्या हुआ, कौन हुआ, शोर शराबा शुरू कर देते हैं। इतना बड़ा डाका पड़ गया कि टॉप 4 में से बॉटम 4 में आ गए और कोई शोर नहीं, कोई वजह तो है ना। और ये चलो जो वजह है वो दूर कैसे हो? क्या हमारी किस्मत में रह गया कि क़यामत तक हम सबसे पीछे ही पड़े रहे, या जरूरी हमारे ऊपर की वजह निकालें और उसका इलाज करें? हर साल जो है वो दिए सीधी दोबारा दिए सीधी तो अदरक को की बात दिए करके हम बस बोले कि बस हक अदा हो गया। वो क्या अदा? साई सदाई रखी सिद्ध मते सिंगार, तो बस हो गया सिंगार का। मसला ये है, जैसे मेरी जनरेशन है या मुझसे थोड़ा छोटे भी जो बाल बच्चों वाले बैठे, ये इन बच्चों के लिए नहीं सोचेंगे, ये नहीं सोचेंगे कि यार इनको कैसे करो। आप लोग जवान लोग फुल ऑफ एनर्जी, आप लोग नहीं सोचेंगे कि हम अपनी धरती, अपने कौम, अपने लोगों को किस तरह से बेहतर बनाएं। नहीं सोचेंगे तो फिर ऐसे ही चलता रहे। जानना तो जरूरी है ना भाई, किसी भी चीज का हल कैसे निकलता है। आपका दांत खराब हो जाए, पहले तो डायग्नोसिस बनेगा ना ये है क्या चीज, फिर होगा कि इसका इलाज क्या है। तो मैं आपसे पूछता हूँ इसका डायग्नोसिस क्या है? पहले डायग्नोस करो फिर इलाज करते हैं मिलके, लेकिन साइंटिफिक डायग्नोसिस करो। वो डायग्नोसिस ना करो जो कि पानी पे फूंक के जो है वो कैंसर का इलाज करते हैं, या मिठाई खिला के जो है वो डायबिटीज सही कर देते हैं। वो डायग्नोस करो जो कि साइंटिफिक हो। हम लोग साइंटिफिक लोग हैं, लोग साइंस पढ़ के आए, हम लोग छोटे हल्के फुल्के डायग्नोसिस थोड़ी बनाएंगे। तो जब बेटा हम लोगों के ऊपर तो इलाज भी है ना, तो आज सकाफत लगे। अगर आप लोग चाहोगे हमारे पास आना तो हम आपको, जो लोग मेरे घर हैं उन्होंने किताबें देखी, मेरी सिर्फ कराची वाले घर में, यहाँ वाले घर में और इंडियन वाले घर की किताबें अलग है, थाउजेंड्स ऑफ बुक्स। और उसमें आप देखिएगा मैंने लाइन लगा के एक किताब पढ़ी, उसमें जो है वो ये सारी किताबें जो है उन तक मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी धरती, हमारे लोग, हमारी कौम, सिंध हो, खास हो, सिंध हो, पाकिस्तान हो, ये इसके अंदर, ये मैं बिल्कुल आपको सही बता रहा हूँ। वकील साहब खुदा का हुआ है, मैंने इंडियंस के साथ ही बहुत गुजारा, इंग्लैंड में मेरे साथी, मेरे साथ करना है, लेकिन जो ब्राइटनेस जो पाकिस्तानी बच्चों में होती है, पता नहीं क्या मसला है, हुई उनमें नहीं होती, लेकिन पीछे बहुत हो गए, तालीम में भी पीछे हो गए। ये सारी की सारी साजिशें, ये सारी की सारी जो है वो जानबूझ के इंटरनेशनली देयर आर एलिमेंट्स हु आर ट्राइंग टू पुश यू बैक। यार ये ऊपर आ गए तो मुसीबत हो जाएगी, इनको पीछे रखो भाई। मैं तो खुल के बात करता हूँ कि आप लोगों को पीछे रखने की साजिश की जाती है, कोशिश की जाती है कि हमारे बच्चे दी गए। अब मेरा बेटा जो है वो यही था, पास में रहा, कराची में रहा, वो जो है उसने इस वक्त एसेक्स काउंटी, जिसमें इस वक्त थाउजेंड्स ऑफ डॉक्टर्स थे, उसमें ही इज द फर्स्ट वन टू हैव क्लियर्ड MRCP पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफिसेज देयर। ये पाकिस्तानी, वो सारे अंग्रेज में वो पीछे कि मेरी बहन जो कि MMC की ग्रेजुएट है, वो वहां पर एक बहुत बड़ी सर्जरी की हेड है, यहाँ की ग्रेजुएट, आपकी तरह यही बैठी हुई थी, और उसके अंडर में जो है 15-20 अंग्रेज डॉक्टर काम करते हैं। पाकिस्तान में आप लोगों में कोई कमी नहीं है बच्चों, लेकिन सही डायरेक्शन में चलने की जरूरत है। आप ट्रस्ट करो हमारे ऊपर यार, मैं आपको जो बातें बताता हूँ फिर ट्रस्ट करो, हम आपको डांटेंगे कि उसमें भी आपका फायदा होगा।
आप सख्ती करेंगे उसमें भी आपका फायदा होगा, आपको पढ़ाएंगे उसमें भी फायदा होगा, आपको सिखाएंगे उसमें भी फायदा होगा, आप पे पाबंदी लगाएंगे उसमें भी फायदा होगा। लेकिन आप लोग हमारे साथ दो, इंशाअल्लाह हम आपको ऐसा बना देंगे कि बाय द टाइम यू ग्रेजुएट फ्रॉम हियर यू विल नॉट बी लेस देन एनीबॉडी एल्स इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान छोड़ दें आप। और ये होता है कि हमारे पास जैसे एमएमसी में 20 बच्चे ऐसे होते हैं जिनको दुनिया में कहीं ले और वो मुकाबला कर लें। ये वो होते हैं जो कि हमारे बात पे यकीन रखते हैं और चुपचाप करके अमल करते हैं। आप लोग करें हमारे साथ, हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि किस तरह से आप करें, कैसे आगे चलें, क्या आगे बढ़ें, जिम्मेदारियाँ लें, पढ़ें। ये जो आपको कहता है ना कि नहीं यार छोटे और देर तक कुछ नहीं होता, ये आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। अगर ऐसा होता तो मैं अपने बच्चों को ऐसे ही करता है, सोते रहो तुमको क्यों सुबह उठा, अपने बच्चों को नहीं उठा। लेकिन मेरी बेटी जो है, मेरी 89 है 4 साल की, वो सुबह के वक्त 6-7 बजे उसको लेके दिया आ जाती तैयार कर। और मैंने उससे पूछा कि इसको इतनी जल्दी क्यों उठाती, तो कहने की अभी आदत पड़ेगी तो बनेगी, अभी आदत खराब हो जाएगी तो आगे जाके वैसी रहेगी। तो बेटा I will always guide you. I will ask you only those things जो मैं अपने बच्चों के साथ करता हूँ। कोई ऐसी बात नहीं करूँगा कि बच्चों को कुछ और बनाया हुआ है आप कुछ और बनाओ। जो आपसे कह रहा हूँ वो अपने बच्चों से ही कहें, और वो जब अमल करते हैं तो वो आगे बढ़ते, आप भी आगे बढ़ेंगे। तो आज जो के दिन की लिहाज से, सिंधी सकाफत के लिहाज से आप बैठ के हम लोग अहद करते हैं, क्योंकि ये कौन लड़की बैठी हुई है यहाँ पे, स्टेज पे कौन सा भी हाथ कर दो तो अंदर है। आइए, ये जो लड़कियां बैठी हुई, ये जो लड़के बैठे यही तो सिंध है। सिंध कोई ऐसा छुपा हुआ किसी संदूक के में बंद कोई किताब का नाम थोड़ी है। ये सिंध देखो, ये सिंध आ रहा है, सिंध चलता हुआ आ रहा है, ये सिंध है और इसी पे हमें अमल करना है। यही सिंधी सकाफत है। अगर हम इस पे काम नहीं करेंगे, इनको नहीं पढ़ाएंगे, इनको नहीं लिखाएंगे, इनको अच्छी बातें नहीं सिखाएंगे। यार वो भी एक राजा था, उसने कहा कि जान जाएगी तो साथ जाएगी, मेहमानों को नहीं हवाले करूँगा। वो भी तो सिंधी राजा था, वो भी तो गैरतमंद था। उसने तो दिखा कि तुम कौन सी जबान बोलते हो, तुम कहाँ से आए हो, तुम कौन हो। ये सिंधी सकाफत। कोई और बता तो हवाले करता बोलते हैं हम जान जाओ, उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा। फिर दूसरे वालों ने भी तो इमाम हुसैन बन क्या किया, वह चंद लोगों के धोखा ही किया, मगर सिंधियों ने तो गांधी साहब को धोखा नहीं किया। उनका तो राजा भी मारा गया, साथ उसके बच्चे भी मारे गए। ये सिंधी सकाफत। और वो जब एक बात है कि जब इमाम हुसैन से कहा गया तो उन्होंने कहा मैं 3 बातें पेश करूँ, बैत तो मैं नहीं करूँ, मुझ जैसा यजीद जैसे की बैत नहीं करती। या तो मुझे यजीद के पास ले चलो और डायलॉग करो, या फिर मुझे जो है वो घर जाने दो, मैं हुकूमत से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन बैत में नहीं करूँ, या फिर मुझे अपने मुल्क से बाहर जाने दो। और रवायतों में मिलता है कि सिंध का नाम है उसको, कि मैं सिंध चला जाऊँ, सिंध चला जाऊँ। यानी उस वक्त भी इमाम हुसैन की हज़रत अली की एक बीवी जो थी वो सिंध से भी थी। तो ये जो बातें हैं, मतलब खुद इतनी पुरानी तहजीब और इतना हुआ है, तो हम लोग सिंध से मोहब्बत कैसे नहीं करेंगे, कहाँ जाएंगे। आज के दिन हम यकीन वो करते हैं कि जो भी हमारे बस में इंशाअल्लाह वो हम सिंध के लिए करेंगे, अपनी ज़ात के लिए नहीं करेंगे। और भले आप कहीं से भी आए यहाँ पढ़ रहे हैं, जब यहाँ आए तो आप सिंधी और आप पे सिंध का कर्ज। थैंक यू।